एक व्यवहारिक सच और कह दूं, परिवारवादी पार्टियां जिसको नावेद बाबू त्याग कह रहे हैं, वो ऐसा जतन जब करती भी हैं शो बिजनेस, तो भी ताला कुंजी उन्हीं के पास रहता है। क्या नावेद बाबू ने कहा ये नाराज हो जाए, मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही बोलता हूँ, मेरे भाग्य में ये लिखा सब नाराज ही होते हैं। तो एक बात और कह दूँ पूरी सम्मान और विनम्रता के साथ, खड़गे जी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लेकिन गांधी परिवार को छोड़कर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं होता। प्रियंका जी लड़ेंगी, बोले ये प्रियंका जी से हम लोग निवेदन करेंगे, वो बताएंगी क्या, वहां से इसी ने अध्यक्ष नहीं चलेगा क्या। खड़गे जी भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और त्रिपाठी जी भी जानते हैं। क्या नाम था उनका, अरे जो लोकसभा में आगे, वो नरेश उत्तम पटेल। नरेश उत्तम पटेल टेक्निकली अध्यक्ष थे प्रदेश के, क्या, लेकिन प्रैक्टिकली वो क्या थे अशोक जी भी जानते, हम भी जानते। गलत कह रहे। मान लीजिए नावेद की बात सुन के अखिलेश जी आज फैसला कर भी दे कि किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, क्या, तो फैसले वो करने लगेगा क्या नावेद बाबू? ऐसी गलतफहमी मुझे नहीं है क्या। अरे नीटू से भी मिलना मुश्किल हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्या, कहां चक्कर में पड़े हो? अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा, हमने देखा है ना, प्रदेश अध्यक्ष को तो हमने देखा ही है। अभी वो इलाहाबाद वाले पाल हैं अध्यक्ष प्रदेश के, कौन जानता है? आपने उनको कभी देखा मंच पर फोटो खिंचाते या कोई निर्णायक बाइट देते हुए? नहीं ना। इसलिए परिवारवाद में ये डीएमके स्टालिन की जगह अपने किसी भी कारकुन को बना दें अध्यक्ष, ममता बनर्जी किसी को अध्यक्ष बना दे तो वो टीएमसी चला लेगा? नहीं, टीएमसी ममता जी और अभिषेक ही चलाएंगे। मुख्यमंत्री मायावती जी अभी मान लीजिए मन की मौज हो, किसी दिन सो के उठे और किसी को नेशनल कोऑर्डिनेटर पार्टी के बाहर, परिवार के बाहर को बना दें, लेकिन उसको फैसला तो इन्हीं से पूछ के करना होगा। इसलिए मैं इससे टोटकों में विश्वास नहीं रखता। जब तक खड़गे जी में ये साहस मैंने देख लूंगा राहुल गांधी से पीछो, मैं बात कर रहा हूं, बीच में मत बोलो, पीछो, उस दिन मैं मान लूंगा। उन्होंने क्या कहा था राज्यसभा में, खड़गे जी ने, विनम्र व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बनाने वाली ये बैठी हैं, सोनिया जी के लिए कहा, क्या, मैं सेवक समेत सुत नारी, कहां चक्कर में पड़े भैया ना ना। खैर, अशोक जी, नावेद शिको कह रहे हैं कि जो त्याग कांग्रेस ने किया वो अखिलेश यादव को कर देना चाहिए, पीडीए और मजबूत हो जाएगा। अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। वो वैसे भी इस वक्त समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं अवधेश बाबू, और आजकल इंग्लिश में भी जवाब दे रहे हैं छोटा छोटा। देखिए अमिताभ जी, आपने जो बातें कही, छोड़ के जब से संसद में आए हैं अब अंग्रेजी बोल रहे, बोले यस यस नो नो, गुड क्वेश्चन, गुड गुड जी। अमिताभ जी देखिए, किसी भी पार्टी में कोई भी निर्णय दो वजहों से लिया जाता है, एक जनभावना, दूसरा उस पार्टी का जो लीडरशिप होती है उसके हिसाब से कलेक्टिव डिसीजन होता है। और दूसरी बात, जहां तक दलित समाज की बात है, समाजवादी पार्टी में आज की डेट में टिकट देने की बात छोड़ दीजिए, आपको भी पता है कि हमारे जीते हुए 8 सांसद दलित, 8 सांसद हमने जीता दलित भेजा 37 में से। तो रिप्रेजेंटेशन की बात जहां तक है, हक और हकूक की बात जहां तक है, समाजवादी पार्टी सबसे आगे फ्रंट पे रह के पिछड़ों समाज, दलित समाज के लिए लड़ने का काम करती है। आज हम लोग विपक्ष में हैं, 2 टर्म हो गया अमिताभ जी, लेकिन हमने कभी भी पिछड़ों के सम्मान के साथ, दलितों के सम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। हमेशा लड़ते रहे, लाठियां खाई, जेल गए, लेकिन हमेशा पिछड़ों दलितों की बात करते रहे। आज अगर कोई खड़ा है पिछड़ों के सामने, दलितों के सामने छतरी बन करके, तो समाजवादी पार्टी है। आप बताइए, नॉट फाउंड सुटेबल की बात कौन उठाता है? यही समाजवादी उठाता है। लेटरल एंट्री की बात कौन उठाता है? समाजवादी उठाता है। जो पिछड़ों दलितों के आरक्षण में लूट की बात होती है, समाजवादी पार्टी उठाती है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी चूंकि आप अगर अलाउ करें 10 सेकंड में आरएसएस पे बोल दूं, आपने कई बात लंबा
जी जी। देखिए, आपने कहा राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण। अमिताभ जी, इस राष्ट्र के जो तिरंगा है उसका अपमान करके राष्ट्र निर्माण कैसे हो सकता है? राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले संगठन को आप राष्ट्र निर्माण कैसे कर सकते हैं? आप राष्ट्र में हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़े कराने वाले संगठन को आप कैसे राष्ट्र निर्माण वाला संगठन कर सकते हैं? हाँ, आरएसएस नॉन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल संगठन है और उसके सारे जो इंटरलिंक्स हैं वो बीजेपी से हैं। तो आप कह सकते हैं टेक्निकली कि आरएसएस नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन आरएसएस विशुद्ध रूप से नॉन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल संगठन है। और इस बात को जो चूंकि बैन हटाया गया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि 10 साल से क्या कर रहे थे। तो एक मैं शब्द होता है राजनीति में, मैं एक अहंकार और एरोगेंस को झलकाता है और हम एक विनम्रता को झलकाता है। तो मैं शब्द जो है मोदी सरकार के अंदर आ गया था। इसी मैं शब्द में मतलब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी सरकार, भाजपा गई तेल लेने, तो मैं शब्द की वजह से सारी चीजें हो रही थी। अब उनको लगा कि अगर हम बैन नहीं हटाएंगे, मिथ है, अगर हम बैन नहीं हटाएंगे तो हम खुद हट जाएंगे। इस डर से उन्होंने हटाया होगा, वो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन जो बैन लगाया गया था वो जो नियम के तहत लगाया गया था कि जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट एक्ट 1964 के तहत वो बैन लगाया गया था। अब वो बातें कोर्ट में गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन जो मोदी सरकार है ये मय में जीती है और अहंकार में जीती है। जनता ने मैं अब अवधेश जी के पास आऊं, उससे पहले एक बात मुझे समझ में आती है कि भाई अशोक जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़े और दलितों के लिए लड़ती है केवल इकलौती। नावेद जी ने उसको एक दूसरा डायमेंशन दिया था, उन्होंने कहा था कि दलित और पिछड़े जो है वो शोकेसिंग से प्रसन्न नहीं होंगे, उन्हें वो पद चाहिए जो निर्णय, जिसके पास ताकत हो। ठीक, हम नावेद की बात से चलो सहमत हो जाते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक पिछड़ा प्रधानमंत्री 3 टर्म केवल भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, बाकी किसी ने नहीं। 50% आबादी है देश की पिछड़ों की। अब प्रधानमंत्री से बड़ी तो कुर्सी कोई नहीं है। ये बात अशोक जी को समझनी चाहिए, नावेद बाबू को भी। नहीं नावेद जी, अब इससे बड़ी तो कोई कुर्सी नहीं। अब भारत की पार्टी अमेरिका के राष्ट्रपति तो बना नहीं सकती किसी को, क्या कि चौकुर्सी से इटावा से किसी पिछड़े को उठाए और वो सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति बना दिए, तो संभव नहीं। भारत का प्रधानमंत्री 3 दफे पिछड़े समाज का व्यक्ति, ये केवल वन एंड ओनली भाजपा का के समय में हुआ। ये काम जवाहरलाल जी कर सकते थे, नहीं हुआ। जवाहरलाल जी के बाद सत्ता की थोड़े समय के लिए लाल बहादुर शास्त्री के पास आई। मैं उनको जात में नहीं बांधना चाहता, लेकिन शास्त्री जी कायस्थ थे, सवर्ण थे। उसके बाद उनकी बिटिया आ गई, फिर बिटिया का बेटा आ गया, फिर नरसिंह राव आ गए, मनमोहन सिंह आ गए, और तीसरी धारा वाले देवीगौड़ा को लाए, गुजराल को लाए, चंद्रशेखर रहे, विश्वनाथ प्रताप रहे, चरण सिंह रहे, पिछड़ा कोई नहीं रहा। क्या इस सच को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए अशोक बाबू? भारत की सबसे बड़ी कुर्सी पर अगर पिछड़ा बैठा है, वो भी 3 बार, क्या इससे बड़ा रिप्रेजेंटेशन और कुछ हो सकता है? राष्ट्रपति के लिए तो हम नावेद की बात मान लेते हैं, भाई राष्ट्रपति राज्यपाल बनाने को अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ वो फैसले नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री तो, और वो भी अगर नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री हो तो स्वाभाविक है। उससे बड़ा प्रतिमान फिर क्या चाहिए? ये सोचना पड़ेगा। और मुलायम सिंह जी के प्रधानमंत्री, ये बात पता नहीं आप लोगों को तो याद, इस वक्त मैं दिला दूं, याद तो होगी। एक पिछड़े के प्रधानमंत्री बनने का समय आया था। नावेद बाबू आपके काम आएगी, बाकी डिबेटों में आगे। 3rd फोर्स के नेता बैठे, क्या गैर पिछड़े नेताओं ने इस बात पर सहमति बना दी, उनमें सुरजीत थे, ज्योति बाबू थे, मूपनार थे, ये कोई पिछड़े नहीं थे, कि मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बना दो। लालू जी खड़े हो गए,
बोला ना बाहर जाके अभी तोड़ देंगे मोर्चा, चाहे जैसे बना दो, मुलायम सिंह नहीं बनेंगे। ये बात गूगल से नहीं सुनी मैंने मुलायम सिंह जी के मुंह से सुनी, कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत के मुंह से सुनी, 1 to 1। यानी जब पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाने का अवसर भारत में आया तो पिछड़े नेता ने ही उसका रास्ता रोक दिया, ये सच है। खैर, अवधेश पांडे जी, कहा जा रहा है कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दूर रखना ही बेहतर है, क्योंकि उसका चाल चलन ठीक नहीं है, कांग्रेस भी करी और अशोक यादव जी भी कह रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, मैंने पहले भी कहा कि जो संघ के नजदीक नहीं गए हैं, जिन्होंने संघ को दूर से सुना है, नहीं तो आप क्या कि इनको भी इनविटेशन दे रहे हो, आ जाओ, नमस्ते सदा वसले मातृभूमि सुबह शाख हम चलो। कोई भी जो भारत माता की जय में विश्वास करने वाले लोग हैं जी, और जो भी अपने आप को राष्ट्रभक्त समझते हैं, वो संघ की शाखाओं में भी आ सकते हैं, संघ का बौद्धिक भी ले सकते हैं और उसके आधार पर अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण कर सकते हैं, चरित्र का भी निर्माण कर सकते हैं। इसलिए ये महात्मा गांधी जी भी संघ के शिविरों में गए हैं, नजदीक से उन्होंने देखा, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ कोई अस्पृश्यता नहीं है, जातिवाद नहीं, बहुत प्रसन्न हुए। जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि चीन के युद्ध के बाद किस प्रकार से आपात स्थिति में संघ के स्वयं सेवकों ने दौड़ लगा करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके, नहीं तो आप अशोक जी को और त्रिपाठी जी को एक एक गणवेश भिजवाओ। नहीं, ठीक है, ये स्वयं गणवेश पहन लेंगे। अभी तो ये पिछड़ों का मतलब अपना परिवार समझते हैं, ये पी से पिछड़ा नहीं समझते, पी से अपना परिवार समझते हैं। इनके मन में यह है कि जवाहरलाल नेहरू के खानदान में, गांधी जी के खानदान में पैदा होने वाला व्यक्ति ही इस देश का सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। अशोक जी सोचते हैं कि मुलायम सिंह जी के परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही कोई इस देश में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था दे सकता है, जिसको हम पिछड़े का नाम दे सकते हैं। इनके अर्थों में पिछड़ा का मतलब केवल अपने परिवार से है, लेकिन जब व्यापक अर्थों में देखेंगे तब लगेगा कि गुजरात के छोटे से मेहसाणा शहर में पैदा होने वाला, गरीब के घर में पैदा होने वाला पिछड़ी जाति का व्यक्ति इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। ये पिछड़ी जाति का गौरव ही नहीं, पूरे देश का गौरव है। अनेक प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाए हैं पिछड़ी जाति के, जिनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, संघर्ष और सेवा की पृष्ठभूमि है। और ऐसे ही राष्ट्रपति के पद पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को और मुस्लिम समाज के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की मदद से राष्ट्रपति होने का भी गौरव अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो समाज में किसी भी विभाजन की रेखा को नहीं डालते, बल्कि सबके संदर्भ में यह बात कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सेवा के आधार पर, संघर्ष के आधार पर, समर्पण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल में अपना सर्वोत्तम स्थान बना सकता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो केवल एक छोटी सी आरएसएस की राजनीतिक शाखा है। जब 1947 के बाद देश को लगा कि ऐसा है कि ये जो सरकार पहली बनी है ये राष्ट्रवाद के साथ धोखा कर रही है, पाकिस्तान परस्त नीतियां अपना रही है, तब जाकर के संघ के गुरु जी के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी गए और उन्होंने आग्रह किया कि संघ स्वयं राजनीति में आ जाए। लेकिन तब गुरु जी ने कहा मैं 5 आपको स्वयं सेवकों को देता हूं, आप काम करिए और राजनीतिक संगठन बनाइए। तब 1951 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी आदि लोगों ने संघर्ष करके इस पार्टी को खड़ा किया है। तो इसलिए जो लोग संघ को भी नहीं समझते वो ही लोग उस पर आक्षेप लगाते हैं। वो तो कई मुस्लिम जमातें उस उलेमा तक में किससे कंपेरिजन करने लगते हैं। संघ के लोग भी नजदीक आवे, संघ के संपर्क में आवे और अपना व्यक्ति निर्माण भी करे, उसी से राष्ट्र निर्माण की तरफ आगे बढ़े। हम तो यही कहेंगे।